नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में 14 दिनों की लगातार तेजी पर आज ब्रेक लगा है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि बाजार ने आज भी अपनी सपोर्ट्स को अच्छे से डिफेंड किया है और रिकवरी भी आ रही है लोअर लेवल से। निफ्टी है इस वक्त 25,150 के आसपास और निफ्टी बैंक की बात करें तो 51,400 के ऊपर कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक में 275 अंकों के आसपास की नरमी है, करीब आधे % नीचे दोनों इंडेक्स कारोबार कर रहे हैं। अगर आप एडवांस डिक्लाइन के रेशियो को देखेंगे तो वो जरूर थोड़ा सा टिल्टेड है गिरावट वाले शेयरों की तरफ। 1105 शेयर इस वक्त ऊपर है और उसके मुकाबले करीब 1450 शेयर कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। आज बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं क्रूड से रिलेटेड शेयर, यानी कि आप देखिए एशियन पेंट्स ऊपर है, आप कंजम्पशन वाले शेयरों को भी उससे जोड़ के देख सकते हैं। एचयूएल में तेजी है, इसके अलावा आप देखिए बीपीसीएल, आरआईएल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर मजबूती के साथ कारोबार हो रहा है और कुछ सिलेक्टिव फार्मा काउंटर्स में भी आज तेजी है, जिसमें कि सन फार्मा और एफएनओ में बायोकॉन आज लीड करते हुए दिख रहे हैं। तो अगले 1 घंटे में क्या बाजार की रिकवरी यहां से थोड़ी सी और मजबूत होगी, ये समझने की कोशिश करेंगे। आपके लिए शेयर कौन से होंगे ट्रेड करने को लेकर ये जानेंगे और जो बड़ी खबरें आई हैं बाजार खुलने के बाद उन पर भी करेंगे फोकस। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये पहले बता देते हैं आपको कि अगले 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। तो 2:35 पर हम आपके लिए लेकर आएंगे क्लोजिंग के सौदे अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से और इसके अलावा ढेर सारी चीजें होंगी, लेकिन 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर आ गई हैं। तेजी पर ब्रेक लगा है बाजार की। निफ्टी 125 अंक गिरकर 25,150 के आसपास है, लेकिन लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो 70-80 अंकों के आसपास की रिकवरी भी आपको निफ्टी में जरूर दिखेगी। इसके अलावा अगर निफ्टी बैंक की बात करें, आज वहां पर कमजोरी आपको दिखेगी। 280 अंक नीचे है, 51,400 के आसपास निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है और ज्यादातर शेयर आज लाल निशान में ही है। दबाव बन रहा है सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई जैसे शेयरों से। आईटी शेयरों में चूंकि एनवीडिया का शेयर कल 8-9% टूट गया था, करीब $280 बिलियन का मार्केट कैप साफ हो गया एक ही झटके में, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी मंदी की जो बादल है फिर से मंडराते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ज्यादा चिंता की बात नहीं है, ज्यादा अपने बाजारों में कोई संकट खास नहीं दिख रहा है, लेकिन आईटी शेयरों में प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है। विप्रो, इन्फोसिस 2 से 3% तक लुढ़के हैं। पेंट और टायर शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं। एशियन पेंट्स का शेयर 3% भागा है और निफ्टी के टॉप गेनर्स में ये शेयर शामिल है। लेकिन गैस शेयरों में आज कमजोरी है। जीएसपीएल, गुजरात गैस, ये शेयर चढ़े हुए थे पिछले दिनों। गुजरात गैस को लेकर जब खबर आई थी, आज हम देख रहे हैं कि ये थोड़ी थोड़ी नरमी वहां पर है। 2 से 3% के आसपास की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए डिम्पी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डिम्पी से ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार के आंकड़े किस तरह के बिल्ड हो रहे हैं और संकेत क्या मिल रहे हैं। डिम्पी 125 अंकों के आसपास की नरमी और सपोर्ट्स इंटैक्ट हैं, उसको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए कि ये जो रिकवरी हमने देखी है लोअर लेवल से, क्या थोड़ी और रिकवरी आएगी या फिर 25,150 या फिर 25,100 से लेकर 150 की रेंज में ही आज निफ्टी की क्लोजिंग हो जाएगी? देखिए, जो मोमेंटम आएगा सिर्फ बैंक निफ्टी पर आना चाहिए। निफ्टी के अंदर वो अभी वैसी क्षमता नहीं है। निफ्टी ने हालांकि 50 पॉइंट रिकवर किया अपने ओपनिंग के लेवल से। 170 पॉइंट की गिरावट थी, अभी सिर्फ 120 पॉइंट की गिरावट है। तो 70 पॉइंट रिकवर करने के बाद आईटी ने अपना डैमेज रोका, तो निफ्टी ने भी अपना डैमेज रोका। निफ्टी डायरेक्टली कोरिलेटेड है इस समय आईटी स्टॉक्स के साथ, और मैं बोलूँगा स्लाइटली फार्मा स्टॉक्स के साथ। फार्मा और आईटी के जो भी पोजीशनिंग हो रही है वो टिपिकली पूरी तरह से शो ऑफ हो रहा है उसका निफ्टी के अंदर। अगर आज आईटी अपनी गिरावट को रोकेगा तो निफ्टी भी अपनी गिरावट को रोक देगा। लेकिन बैंक निफ्टी को चलने के लिए या बैंक निफ्टी का कोई कोरिलेशन नहीं है इस समय ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स के साथ। बैंक निफ्टी अपनी ही प्रॉब्लम से थोड़ा जूझ रहा है। रेजिस्टेंस पार नहीं हो रहा, अगर पार हो रहा तो सेकेंड डे ग्लोबल मार्केट्स वापस उसको डैमेज कर रही हैं। आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, बुधवार का दिन है। 4 तारीख वाली जो कॉल्स है 51,500 की कॉल और पुट काफ़ी एक्टिव है इस समय। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम उसी में ही देखने को मिल रहा है। एक 13 रुपये की है, एक 113 रुपये की है। तो या तो दोनों गल जाएंगी या तो दोनों में से कोई एक तरफ का पड़ा काफ़ी तेज़ी से भारी होने जाएगा अगले 1 से 1.5 घंटे में। इसलिए अगर आप मेरे से पूछेंगे कि आपकी सबसे ज़्यादा नज़र किस पे है, तो मैं बोलूँगा 51,500 के कॉल पुट पे नज़र है। वहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटो आ सकता है। एक और चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, करीब 0.5% विक्स बढ़ा है, ये 14.5 के आसपास हो गया। 2 दिन से फियर इंडेक्स बढ़ रहा है, यानी कि वॉलेटिलिटी और फियर दोनों बढ़ रही है मार्केट के अंदर। मार्केट जब जब अपने रेजिस्टेंसेस को पार नहीं करेगा, एक प्रेशर मार्केट पे आएगा जो उसके सपोर्ट्स को भी ब्रेक करने में हेल्प कर सकता है। अभी तक हुआ नहीं है बट हो सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई बनी हुई है।
तो इसलिए आप इन दोनों शेयर्स पे ध्यान रखिएगा। जो पहले 5-6 शेयर हम आपको सुबह सुबह दिखाते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HUL, L&T वगैरह वगैरह, इन सभी शेयर 6 के 6 शेयरों में कोई भी शेयर आज ऑनरशिप नहीं ले रहा कि वो आके बाज़ार को बचाए या फिर बाज़ार के अंदर जो गैप डाउन हुआ है उसको एब्जॉर्ब कर ले। स्ट्रक्चरली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप एडवांस डिक्लाइन की रेशो देखोगे या फिर लॉन्ग शॉर्ट रेशो देखोगे निफ्टी फ्यूचर्स वाले शेयर्स का भी, तो वो बहुत डैमेजिंग नहीं है। सुबह से तो काफ़ी सुधार हुआ है लॉन्ग शॉर्ट रेशो के अंदर। अगर आप दिखा पाएँ एडवांस डिक्लाइन F&O की, तो थोड़ा उसमें आपको और क्लियर होगा। उसमें NSE BSE भी लिखा हुआ है, तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुट कॉल रेशो से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो ग्लोबल मार्केट्स का आज का झटका है उसको एब्जॉर्ब करने की दिक्कत हो रही है। उसको एब्जॉर्ब करेगा कौन? ये देखिए 75 वर्सेस 102 है। एक समय ऐसा था जब 120 शेयर वर्सेस 60 शेयर थे, तो यानी कि पिछले 2-2.5 घंटे में करीब 10-15 शेयरों ने अपनी गिरावट को ख़त्म किया और वो भी तेज़ी में पार्टिसिपेट या रिकवरी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसलिए स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ग्लोबल मार्केट्स में नैस्डैक वगैरह को भी देखेंगे, उस तरह का भी मेजर फॉल नहीं है। बट थोड़ा संभल कर ट्रेड कीजिएगा, आराम से ट्रेड कीजिए और इंडाइसिस को थोड़ा और ब्रेकआउट या फिर और रिकवर करने दीजिए। उसके बाद फिर आपको सौदा बनेगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। बैंक निफ्टी में कंफर्ट थोड़ा ज़्यादा है 51,000 का स्टॉप लॉस के साथ। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आदित्य अग्रवाल हैं जिनसे हम करेंगे बातचीत। विनय रजानी, सुमित मूलचंदानी और अंशुल जैन, ये चारों मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन चारों मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपसे एक एक करके मैं कुछ ट्रेड जानूंगा, लेकिन ओवरऑल पहले जरा मोटा मोटी स्ट्रक्चर समझ लें बाजार का। विनय सर, आपसे करना शुरू, जरा निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में गाइड कीजिए। स्पेशली बैंक निफ्टी में क्या करना है और निफ्टी में भी अगर कोई ट्रेड बनता है तो वो भी बताइएगा सर। तो पहले निफ्टी से शुरुआत करूंगा। तो आज डेफिनेटली ग्लोबल कारणों से मार्केट में जिस तरह से गैप डाउन हुआ है, बट जैसे ही ओपनिंग हुआ है मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप में इतनी कोई खास संबंधी गहराई नहीं है। इनफैक्ट हम अभी भी देखें तो माइक्रो कैप इंडेक्स है, अभी भी पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है इंडेक्स। तो ब्रेथ मार्केट की इतनी बिगड़ी नहीं है और अच्छा सपोर्ट रहा है। और निफ्टी की बात करें तो आज का जो निफ्टी का लो है 25,083 का है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें तो इसका जो हमने प्रीवियस ऑल टाइम हाई देखा था 25,078 पे बनते देखा था, जो 1 अगस्त का एक मेजर टॉप बना था, जिसने अभी रिसेंटली अभी निफ्टी ने वो क्रॉस किया था। तो चेंज ऑफ पोलैरिटी के रूल के हिसाब से जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है। वही आज के सेशन में हमने देखा है। मारो आप क्वेश्चन आई जाए છે તો અમે આગળ કરી દઈએ। टीवी में क्या इंडेक्स पर ये व्यू हो गया। जी विनय कंटिन्यू कीजिए आप। जी तो 25,078 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वहां से निफ्टी ने बाउंस दिया है, तो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मान के चल सकते हैं। तो वहां से करीबन 80-90 पॉइंट दूर है, तो जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो स्टॉप लॉस से होल्ड की जा सकते हैं। मुझे लग रहा है कि अभी भी चांस है निफ्टी में यहाँ से रिकवरी का। तो टू बी प्रिसाइज तो 25,050 के लॉन्ग स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है निफ्टी स्पॉट में। और जहां तक बैंक निफ्टी की बात है तो बैंक निफ्टी ने कल एक अच्छा क्लोजिंग दिया था, आज गैप डाउन हुआ है, लेकिन इसमें भी मैं डिम्पी के साथ रहूंगा। 51,000 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग रही है और पॉसिबल है कि ये यहाँ पे टिक गया बाजार तो फिर 52,000 के टारगेट्स देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी बुलिश राय रहेगी, 51,000 का स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा। निफ्टी के लिए 25,050 का स्टॉप लॉस और निफ्टी बैंक के लिए 51,000 का ये स्टॉप लॉस। और बाजार में जो मोमेंटम है वो बुल साइड का ही है, कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम नहीं है। और ये बाजार को देखकर भी नजर आ रहा है कि जिस रफ्तार से अमेरिकी बाजार गिरे, हमारे यहाँ वो पैनिक नहीं है। मतलब पैनिक क्या, गिरावट ही नहीं है। आधे % की नेट गिरावट है, वो भी तब जब आप 14-17 तक लगातार तेजी देख चुके हैं। चलिए अब अपने एक्सपर्ट के पास सीधे चलेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी नजर बाजार में कहां पर है। स्टॉक्स में ट्रेड लेने के लिए क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे अब। ये सभी एक्सपर्ट तैयार हैं। आदित्य अग्रवाल हैं, विनय रजानी हैं, सुमित मूलचंदानी, अंशुल जैन और जतिन केडिया, 5 एक्सपर्ट हमारे तैयार हैं। शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। नमस्कार, बताइए अभी आपके शेयर कौन से होंगे, कहां मौके दिख रहे हैं आपको? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी। देखिए मार्केट में हम बाय ऑन डिप्स की बात कर रहे थे, आज डिप आया है तो यहाँ से हमको बाइंग दिख रही है। क्रूड थोड़ा सा हल्का हुआ है तो यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को फायदा होगा। आईओसी बाई करके चलना चाहिए। आईओसी में 176.50 177 की जोन में बाई बनेगा
170 रुपए का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रहेगा और 1 से 2 हफ्ते स्टॉक को होल्ड करते हैं तो हाई लाइकली है कि 190 रुपए तक का टारगेट बनेगा। 143 डेज का बेस हो चुका है, 184 के ऊपर ब्रेकआउट है, प्रीएम्प्टिव बाइज सजेस्ट कर रहे हैं। दूसरा स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, 515 पे भी हमने सजेस्ट किया था, 525 के टारगेट के साथ जो कंप्लीट हुए हैं और स्टॉक में फ्रेश अपमूव बन रहा है तो 531 रुपए के आसपास इसको बाई करके चलना चाहिए। 525 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा, 540 का इमीडिएट टारगेट रहेगा और 540 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट बनेगा तो 540 के ऊपर अगर स्लाइस थ्रू करते हुए निकलता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने की जगह वेट करना चाहिए, 560 रुपए तक के टारगेट मिलेंगे। लेकिन अगर 540 के पास रेजिस्टेंस मिलता है या रिजेक्शन कैंडल बनती है तो फिर प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो 540 और 560 ये 2 टारगेट मिल सकते हैं। फर्टिलाइजर है ये शेयर आपके लिए 540 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 525 रुपए का। और दूसरा शेयर है ऑयल मार्केटिंग वाला, क्योंकि हम देख रहे हैं कि क्रूड के बेनिफिट के चलते ओएमसीज बजिंग है। क्रूड जिस तरह से 73-74 डॉलर के आसपास का हो गया है तो ये इन कंपनीज को जो कि डाउनस्ट्रीम वाली कंपनीज हैं उनको फायदा होता है। आईओसी टारगेट 190, स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 170 रुपए का। सुमित जी नमस्कार, आपके शेयर कौन से होंगे सर? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो जैसे कि दोनों एनालिस्ट ने बोला है कि बाय ऑन डिप्स का ही नजरिया रहेगा, तो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा मजगांव डॉक का। देखिए स्टॉक ने काफी अच्छा एक बुल रन दिया हुआ था मार्केट में। उसके बाद आप देखेंगे तो एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन चल रहा था, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने से स्टॉक जो है वो अपना एक बेस बना रहा है। तो 4200 का जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है और पिछले 2 दिन से यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। आप वॉल्यूम चेक कीजिए, बहुत बढ़िया सा वॉल्यूम है। तो यहाँ पे एक हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। 4700 का करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 4400 का। टारगेट रहेगा 5485 एंड 5775। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो ब्रिगेड एंटरप्राइज का रहेगा। सेम स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पुल बैक का क्लाइंट है और यहाँ पे लग रहा है कि एक न्यू हाई की तरफ अप्रोच कर सकता है। 1 से 2 महीने का आप नजरिया रखें। 1270 करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1170 का। टारगेट रहेगा 1453 एंड 1552 का। ठीक है, ब्रिगेड के लिए 1453 का टारगेट और 1552 का दूसरा टारगेट और 1170 का स्टॉप लॉस, बड़े बड़े टारगेट्स हैं इसमें ब्रिगेड में। और मजगांव डॉक 2 सत्र में करीब करीब 8% ये शेयर चल गया है कल की बड़ी तेजी के बाद, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने जिस तरह से रक्षा खरीद को मंजूरी दी है उसके चलते इन शेयरों में एक्शन बढ़ा है। मजगांव डॉक 6% ऊपर फिलहाल डे हाई के आसपास ही कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। 4724 रुपए का भाव इसका है मजगांव डॉक का। 5485 और 5775 ये 2 टारगेट हैं। 44 रुपए का स्टॉप लॉस। सो मुझे स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप लग रहा है मजगांव डॉक का। ये कब तक के लिए ट्रेड है आपका ये? में क्योंकि रिसेंटली अभी आपने जैसे बोला कि 2 दिन में ही ट्रेड आ चुका है, इसकी वजह से रिस्क रिवॉर्ड, तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड चेक करेंगे तो 300 पॉइंट्स के सामने जो है आपको हमने ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का टारगेट दिया हुआ है। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड चेक करेंगे तो परफेक्ट है। नजरिया आप यहाँ पे 15-20 दिन 1 महीने का रख सकते हैं। ठीक है, 15-20 दिन 1 महीना थोड़ा सा पोजीशन अगर आप रखना चाहते हैं तो आपके लिए ये ठीक है मजगांव डॉक का शेयर। आदित्य नमस्कार, आप बताइए आपने क्या चुना है, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? नमस्कार अभिषेक, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। पहला स्टॉक फार्मा सेक्टर में से रहेगा। इब्का लेबोरेटरीज बहुत अच्छा लग रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। मुझे लग रहा है मोमेंटम पिकअप होगा। हम देख रहे हैं सभी फार्मा स्टॉक्स में एक अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे भी एक फ्रेश बाइंग इमर्ज होकर आएगा। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इब्का लेबोरेटरीज में पहला टारगेट रहेगा 1480 का। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 1370 का। सेकेंड स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा मेरा जेके सीमेंट में। सीमेंट स्टॉक्स भी काफी शानदार अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं और जेके सीमेंट में भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो मोमेंटम ब्रेकआउट आया ये कंटिन्यू होना चाहिए आने वाले दिनों में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 1480 का टारगेट और 1370 का स्टॉप लॉस। ठीक है, फार्मा से इब्का लैब आदित्य ने चुना है और टारगेट इसके लिए 1480 रुपए का और स्टॉप लॉस है 1370 रुपए का। ये शेयर आप देखिए 1416 रुपए के पास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती है। आज फार्मा में सन फार्मा निफ्टी में आपको सबसे ऊपर दिखेगा और अगर हम निफ्टी के फ्यूचर्स की लिस्ट अगर आप देखेंगे उसमें आपको बायकॉन में 4
4% की आज बढ़िया मूव्स आई है। ग्रेन्यूल्स का शेयर भी चल रहा है, तो ये स्टॉक्स आज फोकस में हैं, इन पर आगे हम चर्चा भी करेंगे। जतिन गेडिया भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन नमस्कार, बताइए आपने क्या चुना है, आपके लिस्ट में क्या है? देखिए, हमारे भी बाई साइड की तरफ के ट्रेड्स है। जो पहला ट्रेड होगा वो डीमार्ट में होगा। तो डीमार्ट में हमने देखा है कि एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है डेली चार्ट्स पे। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ, जो ये स्टॉक को अराउंड 5200 5300 तक लेके जा सकता है। इसके लिए करंट स्तरों से बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 4930 का और टारगेट रहेंगे 5200 और 5300 के। जो दूसरा रिकमेंडेशन होगा वो टायर स्पेस में से होगा। अपोलो टायर में हमने देखा है कि एक शार्प फॉल हुआ है, अभी वो रिट्रेसमेंट रैली है, यानी कि पुल बैक ट्रेड के लिए हम लोग प्ले कर रहे हैं अपोलो टायर। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में एक अच्छी खासी पुल बैक रैली हमें देखने मिल सकती है। तो 495 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग किया जा सकता है। टारगेट रहेंगे 520 टू 525। ठीक है, अपोलो टायर्स भी एक बेनिफिशियरी है क्रूड का, तो ये भी आज लिस्ट में रहेगा। जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स है टिपिकली वही ढूंढे जा रहे हैं, वही बताए भी जा रहे हैं, और आपको इस सभी के सभी एक्सपर्ट्स के ट्रेड आपने नोटिस कर लिए होंगे। इसमें ज़्यादातर शेयर्स के आज अच्छा बेस बना हुआ है, और मैं वॉल्यूम भी चेक कर रहा था बैक टू बैक, जैसे जैसे शेयर्स आ रहे थे, तो वॉल्यूम वगैरह में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, मैं थोड़ा नॉन क्रूड वाले स्टॉक्स की तरफ भी देख लेता हूँ। अगर हो सकता है कल क्रूड साइडवेज हो जाए तो फिर आपके पास वो शेयर्स होने चाहिए वैसे वाले। उसमें एक शेयर और है, वो है ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का। आज हमने सीमेंट वाली कंपनीज आपको एक तो हमने नोटिस कराई, और थोड़ी देर पहले आपको आदित्य अग्रवाल ने भी नोटिस करवाया था। जेके सीमेंट का शेयर उनकी लिस्ट में है। ग्रासिम भी बढ़िया बिल्डअप दिखा रहा है, आज अच्छा बंद हो रहा है ये, और 1 से 1.5% ऊपर है। जरा इसको भी चेक करवा लेते हैं। आदित्य, जरा इसको भी चेक करना आप ग्रासिम को। शानदार लग रहा है डिम्पी जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाया जा सकता है, और ये रडार पे भी था। 2900 के टारगेट के लिए लेना चाहिए स्टॉक को। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, नीचे 2700 का स्टॉप लॉस लगाना है, और अगर 2900 निकाल के स्टॉक ट्रेड करता है तो इसमें नेक्स्ट टारगेट 3100 का आएगा। तो 2900 3100 के दो टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी चाहिए, और जिस हिसाब से मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है इसमें वॉल्यूम एक्शन भी है, मुझे लग रहा है ये 1 से 2 ट्रेडिंग सेशंस में 2900 तो आराम से देखने मिलेगा हमें। ठीक है, कुछ और शेयर्स पे भी आ जाते हैं। आपने ग्रासिम को तो ऑलरेडी चुन ही लिया है। इसके अलावा जो शेयर और ठीक लग रहा है वो एक इंश्योरेंसेस कंपनीज में से, कल हमने HDFC लाइफ, SBI लाइफ आपको नोटिस कराया था। आज ICICI GI के नाम से आपको दिखेगा एक शेयर। ICICI लोम्बार्ड, प्रूडेंशियल, ये सब नहीं, वो तो हो गए, तो कल दिखाए थे। ICICI वाला दिखाओ, ICICI GI 2250 रुपये के आसपास का, ये वाला, और ये बकायदा डेज हाई पे बंद कर रहा है। इसका फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना, उसमें आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, वो ठीक है। तो आज प्राइस एक्शन ठीक है, आज वॉल्यूम ठीक है, बंद अच्छा कर रहा है, सेक्टर ऑलरेडी बज़ में है। तो एक बार आप सुमित मूलचंदानी, आपकी इस पे रिकमेंडेशन। डिम्बी जी देखिए, काफी अच्छा एक रनअप दे चुका है ऑलरेडी स्टॉक, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री में मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह से स्ट्रक्चर है, आप यहाँ पे बिल्कुल जिनके पास होल्ड है बने रहिए। थोड़ा सा मैं स्टॉप लॉस डीप रखूंगा, 2140 का यहाँ पे मेरा एक स्टॉप लॉस रहेगा ऑन द क्लोजिंग बेसिस, और अपसाइड में अगर खड़े रह रहे हैं तो फिर यहाँ पे 2380 का जो रहेगा वो पहला टारगेट रहेगा। क्योंकि आप देखिए डेली में ऑलमोस्ट ओवरबॉट जोन में है, वीकली में ओवरबॉट जोन में है, तो फ्रेश एंट्री को मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। आज जो गैप डाउन हुआ था उसका करीब 40-45% जो है वो कवर कर दिया निफ्टी ने। सुबह गैप हुआ था करीब 170 पॉइंट का, 190 पॉइंट तक चले गए थे, लेकिन अभी जो गिरावट है निफ्टी में वो ½ % भी नहीं है, और 100 अंकों से कम की गिरावट के साथ निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है। इट्स अ गुड साइन। जो पहले हम सुबह भी आपको नोटिस कराते हैं कि स्ट्रक्चरली प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा हम तो इस फॉल का वेलकम करेंगे जो आपको भले किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहा है। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे को अभी भी दिख रही है, आज 51,500 अगर बैंक निफ्टी का भी पार हो जाता तो ये कंफर्म हो जाता कि वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि बहुत दूर नहीं है, सिर्फ हम 80 पॉइंट दूर है, और अगर बैंक निफ्टी चलने पे आया तो देखेगा भी नहीं 80 पॉइंट को, बट फिर भी आप इसको नोटिस करके रखिएगा। 51,500 के ऊपर आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और चाहिए ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है। उस पर क्या होता है कि ट्रैपिंग हो जाती है जो राइटर्स होते हैं टिपिकली। हालांकि ये रोल नहीं हो सकती ऑप्शंस, बट
बट फिर भी मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर जाता है, इसलिए 51,500 के ऊपर की क्लोजिंग पे आज बैंक निफ्टी की हमारी बिल्कुल नज़र बनी रहेगी। आ जाएं कुछ और स्टॉक्स पे, ज़रा चेक कर लेते हैं जहाँ जहाँ पे पोजीशनिंग अच्छी बन रही है। तो HUL एक बार ज़रा दिखाना, इसकी भी फ्यूचर वाली प्लेट दिखाना जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा हुआ होगा। HUL एक बार ज़रा आप इसको चेक करेंगे जतिन, HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर में आई थिंक हम लोग बहुत टाइम से लॉन्ग का ही सजेशन दे रहे हैं, और आज के ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है कि 4-5 दिनों का एक कंसोलिडेशन हुआ था और फिर से अपमूव की तरफ रिज्यूम हो रहा है। तो हमें लगता है आने वाले दिनों में आई थिंक शॉर्ट टर्म में हमें 3,000 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं, और इसमें मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 2800 का। तो जब तक 2800 होल्ड करता है तो हमें लगता है कि ऊपर की तरफ ये जो पॉजिटिव मोमेंटम आज रिज्यूम हुआ है वो कंटिन्यू रह सकता है टुवर्ड्स 3000। ठीक है, तो ये हो गया आपका HUL पे आपके रिकमेंडेशन। टिपिकली अपने क्लाइंट्स के साथ भी आप बता रहे हैं कि आपने इसको शेयर किया हुआ है। आगे बढ़े, एक शेयर मेरे लिस्ट में और भी है जहाँ पे बिल्डअप वगैरह ठीक है, हालांकि वो इप्का लैब के बारे में हमारे मेहमान ने आपको बता ही दिया। एक और शेयर भी बताता हूँ जिसका बिल्डअप अच्छा है बट उसके अंदर प्राइस एक्शन अभी उतना ज़ोर का नहीं आया। जस्ट अ मिनट, वो है BPCL। एक बार दिखाना जरा, IOC और BPCL एक बार ज़रा दिखाइए सर। क्रूड अगर मान लीजिए कल थोड़ा और ऊपर आ भी जाए, अंशुल जैन, अगर मान लीजिए क्रूड थोड़ा ऊपर आ भी जाए, हालांकि आपने इंडिकेट किया था कि क्रूड भी टूटेगा, से मान लो आ भी जाए, तो IOC BPCL के स्ट्रक्चर में इतनी पावर है कि इसको एब्जॉर्ब कर जाएंगे ये, मान लो थोड़ा आ भी जाए पुल बैक। देखिए डिम्पी जी, क्रूड ऑयल में पुल बैक आना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे 90 हफ्ते का ट्रायंगल ब्रेकडाउन है ब्रेंट क्रूड पे समवेयर अराउंड 76 ऑड लेवल और 73.50 चल रहा है। तो $1.5 से $2 का पुल बैक आना कोई बड़ी बात नहीं है, क्रूड में आराम से आ सकता है। लेकिन अगर IOC या BPCL या हिंदपेट्रो के चार्ट देखें तो IOC ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है। 143 डेज हो चुके हैं, कप कैंडल बिल्ड हुआ है। हिंदपेट्रो में ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है जहां से फॉलो थ्रू मूव आज के सेशन में दे रहा है। और BPCL में थोड़ा सा लेगार्ड काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है क्योंकि वहां पे 2 से 3 दिन की प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। प्रोबेबली 20 डे मूविंग एवरेज टेस्ट कर सकता है 348 ऑड लेवल्स के आसपास तक। तो आउट ऑफ द 3 हिंदपेट्रो में स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन है, कंटिन्यूएशन ऑफ अपमूव है। IOC ऑन दी वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है, तो IOC इसलिए हमने आज के सेशन में पिक किया है कि यहाँ से अगर 182 के ऊपर ब्रेकआउट बनता है तो मोमेंटम काफी तेजी से आता हुआ दिखेगा। तो हिंदपेट्रो HPCL में हमको 490 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं और IOC में लगभग 240 तक के टारगेट्स दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म में आते हुए, इसलिए हम IOC ज्यादा रिकमेंड कर रहे हैं। और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, 174 से 176 के बीच में हमने अपने क्लाइंट्स को IOC ऑलरेडी रिकमेंड किया हुआ है, तो हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग है। ठीक है, ये आपके लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर आए होगी। हमारे साथ फंडामेंटल एक्सपर्ट हिमांक जानी भी है। हिमांक सर नमस्कार। हिमांक जी, आप जरा ये बताइए कि क्रूड को हमने देखा कि 81-82 डॉलर के आसपास था, लेकिन जो भी 2024 के गेंस थे उसको खत्म करके अब दिसंबर 2023 के लेवल पर क्रूड कारोबार कर रहा है। तो जो बेनिफिशरीज हैं सर, क्या ये प्राइसेस डिस्काउंटेड हैं या फिर बेनिफिट थोड़ा और लंबा मिलेगा? अगर हाँ मिलेगा तो आपको शेयर्स कौन से पसंद आ रहे हैं? डिम्पी जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। डेफिनेटली अगर आप देखें तो क्रूड के जो प्राइस है हमारे लिए काफी फेवरेबल थे, एक रेंज के अंदर ही चल रहे थे काफी टाइम से, और उसके बाद हमने पिछले कुछ दिनों में थोड़ा वीकनेस का दौर देखा है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि कंट्री लेवल पे, कॉर्पोरेट लेवल पे और करेंसी लेवल पे भी उसका एक पॉजिटिव रब ऑफ जरूर से देखने को मिलेगा। और जहां तक बेनिफिशियरीज की बात है तो वैसे तो सबको बाय एंड लार्ज पता ही है कि पेंट कंपनीज, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, टायर कंपनीज, इनको फायदा होता है, पर हमें इसके साथ जो उसकी प्राइस मूवमेंट है उसको भी जोड़ना पड़ेगा कि कितने हद तक उसको फैक्टर इन कर चुके हैं, और या फिर उसमें कोई एक बड़ा अपसाइड का केस बनता है कि नहीं बनता है। तो मेरे हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जरूर से अपसाइड का केस बनता है, क्योंकि काफी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस था और ऐसा कोई मेजर मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है। हालांकि ये क्वार्टर थोड़ा खराब था, बट लार्जली वो इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से था, ऐसा कोई फंडामेंटली मुझे कोई नेगेटिव नहीं लग रहा है।
तो इसमें आईओसी, एचपी, बीपी, ये तीनों में मुझे लगता है कि एक अच्छा सा रनअप का केस बन सकता है। पेंट कंपनीज और जो टायर कंपनीज है उसमें बहुत बड़ा मेरे को बेनिफिट नहीं मिलता है, बिकॉज यू डोंट नो कि क्रूड का दाम कब तक इस तरह से सबड्यूट रहेगा। कल को वो 2-3% ऊपर भी जा सकते हैं, तो उसमें मेरे को बड़ा व्यू लेने का कंफर्ट नहीं है अभी ये स्टेज पे। ये क्रूड पर राय होगी। अच्छा, फार्मा में भी आज तेजी है और तेजी थोड़ी सी सिलेक्टिव है, लेकिन एक शेयर थोड़ा सा आज सरप्राइज कर रहा है अपने मूव से, वो है बायोकॉन का। अगर आप दो हिस्सों में पूरे सत्र को बांट दें तो आधे सत्र में ये शेयर लाल निशान में था और उसके बाद इसने जो वापसी की है अब ये 4% ऊपर कारोबार कर रहा है। अगर डे लो से जोड़ेंगे तो करीब 6% के आसपास का उछाल आ चुका है। विनय, जरा बायोकॉन को आप जरा चेक कीजिए। जुलाई में 2 बार ऐसा हुआ कि 370 रुपए के आसपास जाके ये शेयर ठिठका, फिर थोड़ा नीचे आ गया। इस बार 370-75 को पार करके ये शेयर कारोबार कर रहा है। तेजी और बढ़ेगी बायोकॉन में, और क्या फ्रेश लॉन्ग करना चाहिए इसको? और एक तो पहली बात ये है कि फार्मा और हेल्थ केयर सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और बायोकॉन की बात करें तो अभी तक उसने इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिया था, लेकिन आज के सेशन में 4% से ज्यादा बढ़ा है और वॉल्यूम में भी जंप है। इसका जो प्रीवियस स्टॉप था, जो टू बी प्रिसाइज 26 जुलाई को बना था 376.80 पे, वो एक प्रीवियस स्टॉप का रेजिस्टेंस भी सरपास हो गया है और वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो डेफिनेटली एक सेक्टर की तेजी और प्लस प्राइस वॉल्यूम सेटअप काफी फेवरेबल है। तो मुझे लग रहा है ये फ्रेश ब्रेकआउट के तौर पे लिया जा सकता है। 375, 376 इज अ गुड बाइंग लेवल, यहाँ से भी एंट्री करते हैं तो 365 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग कर सकते हैं और 392 के टारगेट्स आप 1 से 2 दिन में देख सकते हैं। काफी अच्छा सेटअप है, सेक्टर का सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। 392 इज द नेक्स्ट टारगेट फॉर दी बायोकॉन। 392 रुपए का टारगेट बायोकॉन के लिए, 365 रुपए का आप स्टॉप लॉस लगा के चल सकते हैं। बायोकॉन में मौके आपके लिए और कमाई के बनेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ये जानेंगे कि और बाजार में वो कौन कौन से पैक्स हैं जहां पर आपके लिए कमाई के मौके बन सकते हैं, क्योंकि बाजार आज थोड़ा ढीला है, थोड़ी रिकवरी आ रही है। इस रिकवरी में कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ये हम जब समझने की कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। आपकी जाएगा नहीं। ब्रेक वाले में फिर आपका स्वागत है। थोड़ी देर में आपके सामने हम एक ऑप्शंस का ट्रेड भी लेके आएंगे, लेकिन ठीक उससे पहले कुछ एक और शेयर भी चेक कर लेते हैं। अभी तक मैं लॉन्ग चेक रहा था, अब मैंने शॉर्ट्स की शीट्स भी देखी है, उसके अंदर जो ट्रेड है एक बार जरूर पता करते हैं। ABB ये करीब 1.5% की गिरावट के साथ 6% ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ आज ये शेयर थोड़ा कमज़ोर हो रहा है और इस सीरीज़ की शुरुआत है। अगर इस कमज़ोर हो रहा है तो क्या सीरीज़ भर में प्रेशर बनाए रखेगा? सुमित जी एक बार ज़रा चेक करना। ABB दिखाइए फ्यूचर्स की प्लेट में ABB। देखिए यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन की पहले बात की जाए तो स्टॉक ने काफी एक रेजिस्टेंस फेस किया था नियर द लेवल्स ऑफ 7950 टू 8000। आप देखेंगे तो कंटिन्यू 5 से 6 बार स्टॉक को रिजेक्शन मिला हुआ था, लेकिन जो कल के सेशन में एक बार ब्रेकडाउन आया हुआ था फ्रॉम द लेवल्स ऑफ 7700, स्टॉक ने ट्राई किया सस्टेन करने का, लेकिन आज ब्रेक किया हुआ। तो यहाँ पे लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पे बियरिशनेस और बढ़ सकती है और स्टॉक ने जो कल का लो अपना ब्रेक किया है, तो अब जो नेक्स्ट लेवल यहाँ पे सपोर्ट एज अ दिख रहा है दैट इज अराउंड 7500। तो अगर किसी को यहाँ पे ऑलरेडी शॉर्ट है या फिर शॉर्ट पोजीशन बनानी भी है तो आप 7700 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रह सकते हैं। ठीक है, डन। ये रिकमेंडेशन ABB पे आ गई है। जो भी रिकमेंडेशन है उसके हम स्टैंपिंग करते जा रहे हैं, चाहे उसको अवॉइड करना है, बाय करना है। अगर स्टॉप लॉस टारगेट मेहमान आपको दे रहा है बैक टू बैक तो वो भी आप छापते जाइएगा प्रोड्यूसर साहब, और सब चीज़ें नोटिस करवाती जाइएगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो इसको समझने में। ऑप्शन का ट्रेड बताने के लिए सोनी पटनायक हमारे साथ जुड़ रही हैं। आइए ज़रा चेक करते हैं ऑप्शंस का चैंपियन। सोनी बताएं कौन सा ऑप्शंस का ट्रेड आपने ढूंढा है? जी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। यहाँ पे ऑप्शंस के चैंपियन में हम रेकमेंड करना चाहते हैं HDFC AMC की सितंबर सीरीज 4600 कॉल ऑप्शन। बाई कर सकते हैं 75 में, स्टॉप लॉस लगाइए 60 का 60, टारगेट रहेगा 90, दूसरा टारगेट रहेगा 105। लॉट साइज यहाँ थोड़ा छोटा है, 550 का लॉट साइज है। सो मैक्सिमम रिस्क यहाँ पे स्टॉप लॉस के अनुसार 8250 रहेगा और मैक्सिमम रिवॉर्ड यहाँ पे 16000 बन सकता है अगर टारगेट 105 की तरफ हिट होता है। तो HDFC
एएमसी में हम देख सकते हैं कि आज बुलिश एक कैंडल, ग्रीन कैंडल के साथ 4500 के ऊपर अच्छा खासा एक ब्रेकआउट निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका फ्रेश ब्रेकआउट मुझे लगता है 4520 30 रेंज को अगर क्रॉस करेगा तो ही उसके ऊपर एक अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट आएगा। यहाँ पे प्रीएम्प्ट कर रही हूँ जिस तरह से डेटा बना रहा है ऑप्शन चेन ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए, यहाँ पे सेफ ऑप्शन 4600 कॉल पे ही दे रहे हैं। सो अगर वो सही होता है और ब्रेकआउट 4530 के ऊपर तो काफी शार्प मूव टू 4600 स्टॉक में देखने को मिल सकता है। सो यहाँ पे इसलिए एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 4600 कॉल ऑप्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, डन। सोनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये HDFC AMC को बताने के लिए। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर फाइनेंस के शेयर्स कल चले थे और उसके बाद कुछ सेलेक्टिव शेयर्स के अंदर आज भी मोमेंटम है। जैसे 1% HDFC AMC ऊपर है तो इसकी एट द मनी वाली ही करीब ये कॉल है। 16 और 8 का आपको लॉस प्रॉफिट कैलकुलेटेड किया गया है, यानी कि रेशो 1:2 का है। लॉट साइज थोड़ा छोटा है इसलिए रिग्रेसली फॉलो कीजिएगा स्टॉप लॉस को और वॉल्यूम थोड़ा कम रख के। 60 रुपये का स्टॉप लॉस है, 75 रुपये में खरीदना है, 90 और 105 का टारगेट है। एक बार सौदा हाथ में ग्रिप में आ जाए फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना ज़रूर, ऑप्शंस का नियम जैसा है। और अगर आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया तो आपका जो सौदा है वो कम से कम नो लॉस ट्रेड हो जाएगा, उसके अंदर कोई लॉस नहीं होगा। आज अगर आप फ्लैट काटोगे तो प्रॉफिट के साथ ही काटोगे। तो इसलिए खरीदने के बाद अगर भाव ऊपर आ जाए तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने में कोई कोताही ना बरतिएगा। HDFC AMC 4600 की कॉल है। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी दिखा दें जो कि एक्सचेंजेस सेबी की तरफ से है कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स में लॉस खाते हैं क्योंकि फाइनेंशियल डिसिप्लिन और कई बार स्टॉप लॉसेस का रिग्रेसली फॉलो ना करना होता है। तो आप भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। औसतन नुकसान 50,000 तक का होता है जो भी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं, इसलिए थोड़ा पक्के होइए और देख के आराम से काम कीजिएगा। तो ये एक ट्रेड ऑप्शंस का हमने आपके सामने रखा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़े, एक दो शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं जहाँ पे थोड़ी आज वीकनेस है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, मैंने वीकनेस वाले शेयर्स भी आपके लिए निकाल रखे हैं। RBL बैंक दिखाइए, आज टूट गया और ना केवल टूटा बल्कि ज़्यादातर बैंक्स में प्रॉब्लम आई है आज। फिर से फेडरल बैंक, RBL, SBI, इस सभी के सभी कल तक जो मोमेंटो दिखा रहे थे आज फिर से गुम हो गया। RBL बैंक एक बार जरा चेक करना। अंशुल जैन आप स्टॉक पे बात हुई थी तब भी हमने डिस्कस किया था एक बुल फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, लेकिन ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे केवल पुल बैक है तो बाई की सलाह नहीं रहेगी। और आज एग्जैक्टली वही हुआ, स्टॉक गैप डाउन के साथ निकला है। यहाँ से स्विंग लो ही पहला टारगेट बनता है 203-204 रुपए का, और वो लेवल भी शायद ही है कि होल्ड हो। नीचे में 190 तक ये स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। तो आज का हाई स्टॉप लॉस लेके अगर सेल करते हैं तो नीचे में 190 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। 190 रुपए तक RBL बैंक फिसल सकता है। 217 रुपए का भाव है, यानी कि यहां से 27 रुपए और गिरने की आशंका है। 4% शेयर फिलहाल ये नीचे है, दिन के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। लेकिन चलिए 3 बज गए हैं और वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट मार्केट एट 3 का, जहां पर हम बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हो रहा है इसका जायजा लेते हैं। हमारे सहयोगी गौरव जवलकर जुड़ गए हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर। गौरव, आज तो कमजोरी का बाजार है, बताइए खबरें भी थोड़ी सी आज कमी हैं, कौन कौन सी बड़ी खबरें आई हैं और क्या असर हो रहा है उनका? जी हाँ, तो अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो थोड़ी कमजोरी देखने को मिली, बट उसके बावजूद अगर हम बात करें शिल्पा मेडिकेयर की तो वहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली थी। और इसका मेन रीज़न ये है कि कंपनी ने जो है न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है वो US FDA को दिया है, और इसका जो नया ड्रग आने वाला है वो किडनी डिसीज़ को लेके होने वाला है। ये जो ड्रग है वो फर्स्ट रेगुलेटरी एप्लीकेशन है इसके एक CDO में पार्टनर के साथ जो कि US बेस्ड फर्म है। और इसी के बाद हमने देखा कि शेयर में भी एक तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं मिंडा कॉर्प की, क्योंकि कंपनी ने फिलहाल में ही एक टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है सैनको कंपनी के साथ, जो कि लीडर है, चाइना की कंपनी है। ये जो कंपनी है वो लीडर है कनेक्शन सिस्टम में, और इसी के साथ साथ ये जो EV कनेक्शन सिस्टम जो सोल्यूशन है वो ऑफर करने वाली है इंडिया में, और इसके चलते उनो मिंडा में भी हमें तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं EU स्मॉल फाइनेंस बैंक की, क्योंकि इस बैंक ने RBI को अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट किया है। इसके चलते हुए वॉलंटरीली EU स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से बढ़ते हुए यूनिवर्सल बैंक तक बढ़ने की चांसेस
चांसेस देखने को मिल रहे हैं। आगे उनका मानना यह है कि आगे जाके ये जो यूनिवर्सल बैंक है उसकी वजह से अच्छा एक वैल्यू अनलॉकिंग जो है वो देखने को मिल सकता है। आरओई में भी हमें आगे जाके एक्सपेंशन देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए हालांकि वेस्ट ब्रिज जो कि पीई फर्म है उसने कल ही 1.5% स्टेक जो था वो बेचा था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से, बट फिर भी इसके बावजूद हमें स्टॉक में जो है तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं यूपीएल की, क्योंकि कंपनी ने एडवांटा एंटरप्राइजेस से वैल्यू अनलॉकिंग के लिए एक नई स्ट्रैटेजी है वो रखी है। और इसके बाद हमने देखा कि शेयर में भी एक अच्छी खासी तेज़ी जो है यूपीएल में हमें देखने को मिली थी। और आखिर में बात करते हैं फेडरल बैंक की, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे कहीं पे जो रेटिंग है वो डाउनग्रेड करते हुए टारगेट प्राइस जो है वो भी कट करके 185 रुपीज़ का दिया था। उनका मानना यह है कि आगे जाके जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो अभी अनफेवरेबल है अगर हम फिलहाल के वैल्यूएशन की बात करें तो। और इसी के साथ साथ कहीं पे आरओए जो है वो हमें मॉडरेट होते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे जाके क्रेडिट कॉस्ट जो है वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। और इसी के चलते हमने अगर शेयर में भी बात करें तो एक गिरावट देखने को मिली थी। तो ये सब स्टॉक्स पे हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी आगे जाके भी, क्योंकि खबरों के दम पे और ब्रोकरेज नोट के दम पे आज के दिन में एक अच्छा ट्रैक्शन इन सब स्टॉक्स में हमें देखने को मिला है। ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया। तो ये 5 खबरें गौरव ने बताई और उसमें से 2 खबरें हैं बैंकिंग को लेकर। खबरें भी आ रही हैं, बैंक निफ्टी का मूड भी थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिखा है। हालांकि आज थोड़ी सी ग्लोबल इंपोर्टेड वजहों से कमजोरी जरूर है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसा कि गौरव बता रहे थे कि वेस्ट ब्रिज कैपिटल ने अपनी स्टेक ट्रिम की है, लेकिन एयू स्मॉल फाइनेंस इस रीजन से भी खबरों में है कि कंपनी ने यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है, कहा है कि उनको इसकी मंजूरी दे दी जाए। हालांकि अगर आप इस साल देखेंगे या फिर साल भर के नजरिए से देखेंगे तो ये अंडर परफॉर्म किया है बाजार को, लेकिन 15-16 अगस्त के बाद से यानी कि पिछले 2-3 हफ्तों में 600 रुपए के लेवल से अच्छी रिकवरी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने दिखाई है। 687 रुपए का भाव है। एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुदीप शाह। सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपसे जरा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से शुरुआत कर लेते हैं। बताइए आपको ये मूव कैसा दिख रहा है और कहां तक ये तेजी लेकर जाएगी शेयर को? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। मुझे लग रहा है जो हिसाब से एयू स्मॉल फाइनेंस का जो चार्ट है, हमने देखा था कि जो वीकली चार्ट पे जनवरी में एक बहुत बड़ा फॉल आया था। जनवरी से लेके मेरे हिसाब से मार्च तक के बीच में 800 से लेके स्टॉक 540 तक चला गया था। अब स्टॉक उसका ऑलमोस्ट 50% रिट्रेस कर चुका है और अब ये वीकली चार्ट पे जो एक गैप एरिया है बस उसी के आसपास वो अब रेजिस्ट कर रहा है 700 698 से लेके 700 के आसपास। पर ओवरऑल यदि हम पिछले कुछ दिनों का एक चार्ट जो हिसाब से चार्ट चेक ले पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस का, तो जो 1-1.5 महीने में वॉल्यूम बिल्डअप नहीं हुआ है वो पिछले 3-4 दिन में हुआ है लोअर लेवल से वॉल्यूम बिल्डअप, और ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, मे बी थोड़ा वॉलेटाइल होगा यहाँ पे 675 695 के बीच में, पर एक बेस जरूर बन रहा है। स्टॉक अपना जो 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर भी अब वापस निकल चुका है, जो कि वो जुलाई के बाद नहीं निकाल पा रहा था। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक प्रीएम्प्टिव बाय भी कर सकते हैं 665 के स्टॉप लॉस से 730 735 के टारगेट्स के लिए। ये पोजिशनल व्यू होगा, ये 1 या 2 दिन के लिए नहीं है। मुझे मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते कम से कम होल्डिंग करना पड़ेगा, तब जाके ये एक मूव फ्रक्टिफाई होगा यहाँ पे। 730-735 का स्तर आपके लिए आ जाएगा, लेकिन 2 से 3 हफ्ते का ये व्यू है। 688 रुपए का भाव है, यानी कि आपको यहां से भी 50 रुपए के आसपास मिल जाएंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बीएचईएल के शेयर को जरा अंशुल जी आप चेक कीजिए। 300 रुपए के नीचे जाने के बाद इसमें हम देख रहे हैं कि बिकवाली लगातार हो रही है और अब ये 6 सत्र से शेयर गिर रहा है। 275 रुपए के आसपास ही जाकर कारोबार कर रहा है। हालांकि इनको बड़े ऑर्डर की भी खबर आई थी अडानी से 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की, हफ्ते भर पुरानी ये खबर भी है। बीएचईएल क्या लगता है कि आपको ये और गिरेगा या फिर ये उस स्तर पर आ रहा है जहां से बाइंग के बारे में सोचना चाहिए इसको लेकर? देखिए अक्षय जी, 3 हफ्ते की इनसाइड बार से ब्रेकडाउन है और गैप के साथ ब्रेकडाउन है। स्टॉक में थोड़ा सा बड़ा ब्रेकडाउन दिख रहा है। नीचे में पहला सपोर्ट जो बनेगा 266 का, ओवरऑल ये स्टॉक मुझे नीचे 247 आता हुआ दिख रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आज के हाई को स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल भी कर सकते हैं। नीचे में 266 इमीडिएट टारगेट रहेगा और वैसे 247 का फाइनल टारगेट रहेगा।
ठीक है, यहाँ से भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि बिकवाली में कर सकते हैं 266 रुपए के टारगेट के लिए, और उसके अगर नीचे अगर ये गिरता है तो 247 रुपए तक भी ये शेयर गिर सकता है। आपको याद होगा कि 325 रुपए के आसपास तक इसका भाव गया था, 335 रुपए का हाई बना के ये शेयर फिसला है BHEL का। एक छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि उनको BTST या फिर STBT के लिए बाजार में क्या पसंद है, कहां मौके दिख रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आप इंडाइसिस के हवाले से देख रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी रिकवरी आई है और निफ्टी के अंदर अब सिर्फ 85 पॉइंट की गिरावट रहेगी, जैसे मैं आपको शुरुआत में बता रहा था। बट प्रॉब्लम आज बैंक निफ्टी के अंदर है, अगर वो आज चल जाता 51,500 के ऊपर क्लोज दे जाता तो फिर ज़्यादा बेहतर होता। 51,500 वाली कॉल ज़ीरो हो चुकी है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था। इसमें से एक कॉल का या एक पुट का आज का ज़ीरो होना तय है, दोनों ही इरेडिकेट हो सकती हैं, दोनों में भी कट हो सकती है। 51,500 की कॉल ज़ीरो हो गई है। 51,500 की जो पुट है वो 106 रुपये में चल रही है। शायद अगर बाज़ार थोड़ा और चल जाए तो कॉल तो बढ़ेगी नहीं, तो पुट की वैल्यू भी ख़त्म कर दी जाएगी। तो आज क्या होगा कि 51,500 को एक बेंच मार्किंग करने के बाद कॉल और पुट्स दोनों के प्रीमियम को ईट कर लिया गया। तो जो राइटर्स होते हैं मार्केट के अंदर, उनके लिए आज दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा था। दिखा पाएंगे आप 51,500 वाली कॉल और पुट? अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा पाए, 4 सितंबर लिखा होगा 51,500 की, दोनों के अंदर लॉस है। और अगर आप एक ही टेबल पे बैठे और आप बोले मैंने कॉल खरीदी है तो भी आप लॉस में हैं। ये देखिए सिर्फ 70 पैसे रह गई है 4 सितंबर। 99% का फॉल आज में हुआ है, यानी कि आज में पूरी ख़त्म हुई है ये कॉल। और आप पुट देखेंगे वो भी 26% लॉस पे चल रही है। सिर्फ आप यहाँ से 40 से 50 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर कर दो, ये 100 रुपये वाली भी 60 रुपये हो जाएगी। तो टिपिकली राइटर्स मार्केट है, रेंज के अंदर रख के कॉल्स और पुट्स के राइट किया गया है। ऑन अ डे ऑफ एक्सपायरी टिपिकली ज़्यादा अच्छा होता है। तो थोड़ा सा सिलेक्टिव और आराम से ट्रेड होगा तो मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा अच्छे से हम सब काम कर पाएंगे। बट एनी हाउ, अब कुछ और शेयर्स ज़रा चेक कर लेते हैं जहाँ पे पोजीशनिंग बन रही है। मैंने डेरिवेटिव की शीट में से निकाले हैं कुछ शेयर्स। फेडरल बैंक तो ऑलरेडी मैंने आपको बता भी दिया इसके बारे में। इसके अलावा विप्रो भी आज थोड़ा कमज़ोर है, साथ ही साथ कोल इंडिया भी कमज़ोर है। एक बार ज़रा विप्रो का चार्ट दिखाना वापस से, इसकी ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना। सुमित जी एक बार ज़रा विप्रो चेक करो आप, विप्रो ठीक लग रहा है क्या आपको? देखिए सुबह को काफी अच्छा एक डाउनफॉल आया हुआ था सभी आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे विप्रो ने देखिए काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ था। 2 से 3 सेशंस कंटिन्यू 540 का जो रेजिस्टेंस था ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन आज फाइनली एक रिजेक्शन मिला है। तो मैं फिलहाल ये स्टॉक में अवॉइड का ही सिनारियो देखूंगा, बल्कि अगर यहाँ पे 515 का अपना लेवल ब्रेक कर रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल और बन सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 500। पहले खबर आई थी गुजरात गैस और GSPL के मर्जर्स वगैरह को लेकर, उसके बाद से गुजरात गैस 10% चला। सेकेंड डे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। गुजरात गैस के अंदर ये जो प्रॉब्लम है प्रॉफिट बुकिंग की, ये ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, इसका भी ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाइएगा। गुजरात गैस एक बार जरा अंशुल सर ये आपको चेक करना होगा। डिम्पी जी, गुजरात गैस में अगर देखेंगे तो स्विंग हाई के पास आके कल इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। तो स्विंग हाई के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। 688 रुपए के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा होल्ड कीजिए। 688 निकलता है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। फिर स्टॉक में 735 740 तक का मूव आता हुआ दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बिल्ट है। सीरीज की शुरुआत भी हेवियर नोट पे हुई है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस काउंटर में है, लेकिन मोमेंटम 688 के ऊपर बनेगा तो 688 निकलने का वेट करना चाहिए। ठीक है, कुछ और स्टॉक्स भी आपके लिए पता कर लेते हैं जहाँ पे आज थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर भी है। वो शेयर्स भी मैंने निकाल रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी। हिंदुस्तान कॉपर दिखाना। हिंदुस्तान कॉपर F&O बैन में भी है ना, तो ये F&O बैन में आज अनवाइंडिंग की पोजीशंस दिखा रहा है। सुदीप शाह एक बार जरा आप चेक करेंगे हिंद कॉपर।
जी डिम्पी जी अगर हिंद कॉपर का चार्ट यदि हम देखें तो जो हिसाब से यहाँ पे जून और अगस्त के बीच में जो एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने कोशिश जरूर की कि एक बार रिकवर करे और 340 342 के आसपास उसको क्रॉस करे, पर ये अभी भी अपने जो 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस नहीं कर पाया। और आज हमने देखा है फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है और एक स्विंग लो है 311 रुपए का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 23 अगस्त का एक स्विंग लो था 311 का, आज का भी लो 311 है। मुझे लग रहा है पोजिशनली अगर ये 310 के नीचे सस्टेन करता है तो जो अगला लेवल ये स्टॉक के लिए आ सकता है वो 294 का हो सकता है, 294 से लेकर 287 के बीच में। तो यहाँ पे वीक बायस है, बाइंग की चेष्टा ना करें, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और बाइंग यदि करना भी है तो इट इज अबाउट 328 से लेके 330 के ऊपर अगर क्लोज होता है तभी जाके बाइंग का यहाँ पे रुझान बनेगा। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह है हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में। तो आप मेटल में आज देखेंगे कि ऑलमोस्ट तमाम शेयर, जितने भी शेयर हैं, आपको कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ज़्यादा जो गिरावट है मेटल माइनिंग में, कोल इंडिया आज टॉप लूजर है और हिंडाल्को में भी आज 0.25% के आसपास की गिरावट है। चीन वाली टेंशन तो है, क्योंकि चीन से जो भी आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, कमजोर आंकड़े आ रहे हैं। और क्या टेंशन है मेटल सेक्टर को लेकर, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या प्रॉब्लम है मेटल के लिए, मूड क्यों खराब है? बिल्कुल, ग्लोबली मेटल इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। आज ही नहीं, पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो काफ़ी गिरावट है। यूएस का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया, पीएमआई का डेटा जो 8 मंथ लो लेवल्स पर था, 8 महीने के निचले स्तर पे, जिसके चलते यूएस ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं और इसी के चलते ग्लोबली कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। हमने क्रूड की तो बात की, उसी के साथ कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी इम्पैक्ट दिखा। इनफैक्ट चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर भी चिंताएं हैं, जिसके चलते भी कमोडिटी प्राइसेस पर इम्पैक्ट दिखा है। सर्विसेज का डेटा आया था चाइना का जो काफ़ी कमज़ोर था और इन एनी केस मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी कमज़ोर था और चाइनीज़ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट पर पिछले कुछ महीनों से इम्पैक्ट दिखा है और वो इम्पैक्ट अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते चाइनीज़ स्टील डिमांड को लेकर चिंताएं हैं और इसी के चलते ग्लोबली कई सारे कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट दिखा है। सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, फैक्ट्री डेटा जो चाइना से आया था वो भी काफ़ी कमज़ोर था। इसी के साथ बात करेंगे कमोडिटीज़ में कितनी गिरावट दिखी है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो एल्यूमिनियम, इसमें करीब 5.5% की गिरावट दिखी है पिछले 5 दिनों में। इसी के साथ लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर के दाम में भी करीब 5.5% की गिरावट दिखी, निकल में 4% की गिरावट। इसी के साथ जिंक और स्टील, इन दोनों प्राइसेस में भी भारी गिरावट दिखी है। इसके सबसे पहले आयरन ओर प्राइसेस की बात करते हैं, क्योंकि आयरन ओर प्राइसेस ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 30% की गिरावट आयरन ओर प्राइसेस पर दिखी है। $100 पर टन के आसपास जो आयरन ओर प्राइसेस थे वो अब घिरकर $95 पर बैरल के आसपास चले गए हैं। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता है, इसी के साथ चाइना में स्टील डिमांड की चिंता है। याद रखें, आयरन ओर एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्टील के लिए और स्टील की डिमांड पर चिंता है, जिसके चलते आयरन ओर के प्राइसेस घटे हैं। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अब शायद आयरन ओर प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं और थोड़ी सी तेज़ी दिख सकती है या लार्जली रेंज बाउंड रह सकते हैं। इसी के साथ स्टील इंडस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे। डोमेस्टिक स्टील डिमांड को लेकर चिंताएं हैं और इसी के साथ याद रखें, इंपोर्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया में चाइना और कोरिया से, और इसी के साथ एक्सपोर्ट्स में कमी दिखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड डोमेस्टिक स्टील मिल्स में डिमांड कंसर्न्स है, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं जिसके चलते कंपटीशन बढ़ी है और एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड स्टील डिमांड को लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स है। बट ऑल इन ऑल हाँ, कमोडिटी प्राइसेस घटे हैं और ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स है, जिसके चलते सभी मेटल शेयरों में आज गिरावट दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट है आज, और पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2.5% की गिरावट दिखी है। ठीक है, शुक्रिया आशीषा। तो अमेरिका में कमज़ोर आंकड़े आए हैं, आर्थिक आंकड़े। चीन से सेंटिमेंट कमज़ोर है और बाकी जिन देशों में एक्सपोर्ट होता है वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी है। इसके चलते आप मेटल शेयरों में कमज़ोरी देख रहे होंगे। लेकिन एक शेयर जो ध्यान खींच रहा है मेरा वो है कॉफ़ी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी CCL प्रोडक्ट का। अगर आप इसको देखेंगे तो पिछले
महीने भर में करीब 35% ये शेयर चल चुका है और आज तो क्या गजब की तेजी है सीसीएल प्रोडक्ट में, 14% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। आदित्य, आपसे जरा सीसीएल प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे। हाल ही में कंपनी ने क्या किया है कि इन्होंने कैफे सेगमेंट में एंट्री की है पायलट बेसिस पर। हैदराबाद में 3 कैफे इन्होंने खोले हैं और कंपनी ने 15 से 20 का इन्होंने अनुमान दिया था 2-3 महीने पहले, और ये भी उनका कहना है कि कॉफी के जो प्राइसेस हैं वो एक रेंज में ही है, तो उसको लेकर भी तनाव नहीं है, तो सारी विन विन सिचुएशन इनके लिए है। सीसीएल प्रोडक्ट जरा चार्ट देख के बताइए आपको कैसा लग रहा है ये? विन विन सिचुएशन है अभिषेक, बिल्कुल। और वॉल्यूम्स देखे तो वॉल्यूम भी वही बताता है, आज बहुत शानदार वॉल्यूम, स्टॉक अप अच्छा खासा कुछ 14% ऊपर है। ऊपर से थोड़ी गिरावट आई है, बट मुझे लग रहा है कि कोई पैनिक का सिचुएशन नहीं है। इस लेवल्स पे भी अगर कोई ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। 870 900 2 टारगेट्स आएंगे और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है यहाँ पे 790 का। मुझे लग रहा है कि ये जो इतने वॉल्यूम पे जो बाइंग आया है ये कंटिन्यू होने वाला है आने वाले दिनों में, ट्रेंड इसका। और मुझे लग रहा है आने वाले इसमें ट्रेंड इंटैक्ट है और खरीदारी करनी चाहिए फ्रेश, अगर किसी को एंट्री करनी है तो यहाँ पे भी। और अगर आपके पास है तो बने रहे स्टॉप लॉसेस के साथ 790 95 का। मुझे लग रहा है कि आप मूव इसमें कंटिन्यू होगा। क्या होगा आदित्य? आप मूव कंटिन्यू होगा। कोई टारगेट शेयर करेंगे आप? 870 900 कहां तक जाए तो निकल लें कि हो गया, मेरा काम हो गया। 870 900 अभिषेक जी, ये 2 टारगेट्स आएंगे। अच्छा ठीक है, 870 और 900 टारगेट मैंने आपका नोट कर लिया सर। 818 रुपए का भाव है, 790 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको अभी भी खरीद सकते हैं। और अगर आपका ट्रेड का नजरिया है तो 870 और 900 ये 2 टारगेट आपके लिए हो जाएंगे। चलिए अब 3:20 के आसपास का समय हो गया है और बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी ट्रेड्स की भी शुरुआत कर लेते हैं। और शुरुआत करेंगे सुदीप जी आपसे। बताइए आपके सौदे कौन से होंगे, क्या खरीद के जाएंगे या फिर क्या बेचेंगे अभी? अभिषेक जी, मुझे लग रहा है जो हिसाब से मोमेंटम सीमेंट स्टॉक में बना हुआ है, और हम देख भी रहे ग्रासिम में एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हो रहा है। एक का बेस जो था 2680 से लेके 2700, वहां से स्टॉक ने आज 2760 तक आ चुका है और 20 दिन का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एक अच्छा सपोर्ट जोन से अब पलटा है। तो मुझे लग रहा है प्रायर अप ट्रेंड में कंसोलिडेशन हुआ, हल्का प्रॉफिट बुकिंग हुआ और आज एक रिवर्सल हमें नजर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है ग्रासिम में बीटीएसटी करके जा सकते हैं। बढ़िया मोमेंटम है आज सुबह से यहाँ पे, और इरिस्पेक्टिव ऑफ आज के दिन में जहां जहां थोड़ा बहुत ऊपर से सेलिंग प्रेशर या रेंज बाउंडनेस रही, लेकिन ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा, तो एक आउट परफॉर्मेंस की भी निशानी है। तो 2720 के स्टॉप लॉस से 2800 और 2820 के टारगेट के लिए 1 या 2 दिन के लिए ग्रासिम इंडस्ट्रीज खरीदा जा सकता है। 2720 का स्टॉप लॉस, 2800 और 2820 का टारगेट 1 से 2 दिन के लिए, ये सलाह होगी सुदीप जी की तरफ से। अंशुल जी, आपका शेयर कौन सा होगा? देखिए अभिषेक जी, एक ब्रेकआउट आया है आज हिंदुस्तान यूनिलीवर में। बेस ऑन बेस ब्रेकआउट है, बड़ा बेस था जिसका ब्रेकआउट आया था और वहां से स्टॉक वापस से फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तो 2840 रुपए पे इसको बीटीएसटी करना चाहिए। 2800 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा और 2900 रुपए का टारगेट रहेगा। टारगेट प्रोबेबली 1 से 2 दिन लगेगा अचीव करने में, तो 1 से 2 दिन के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर 2900 के टारगेट से बाई करना चाहिए। 40 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है और 60 रुपए का आपका टारगेट है। एचयूएल में 2840 रुपए का भाव है, 2800 स्टॉप लॉस, 2900 इसका टारगेट बनेगा। जतिन आप बताइए आपका शेयर क्या होगा? देखिए, हमारी जो नजर है वो ओबरॉय रियलिटी पे है। हमें लगता है कि एक शार्प रन के बाद 2 दिनों का एक कंसोलिडेशन हुआ था। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में ये जो कंसोलिडेशन है वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। तो हमें लगता है ओबरॉय रियलिटी में लॉन्ग करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 1760 का और टारगेट रहेंगे 1825 के। 1825, 1825 का टारगेट और 1760 का स्टॉप लॉस। रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया है। ओबरॉय रियल्टी 1% करीब ऊपर ये कारोबार कर रहा है, आप इसको लेके आगे जा सकते हैं। सुमित जी, आपका शेयर क्या होगा सर? अभिषेक जी, 2 बाय के रिकमेंडेशन रहेंगे। देखिए पिछले 10 मिनट में ही आप देखेंगे तो भारत पॉज ने करीबन 10 पॉइंट्स का
रनअप दे दिया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे लग रहा है कि आप एज अ BTST यहाँ पे ले सकते हैं। 1610 1612 के करीबन का रेट चल रहा है। स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 1590 का, टारगेट रहेगा 1650 और 1670। जो दूसरा स्टॉक रहेगा वो रहेगा डाबर का। देखिए आज काफी अच्छा एक मूवमेंट आया हुआ है, लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो अपना एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और डे हाई के नियर बाय ही क्लोजिंग मिल रहा है। तो यहाँ पे एज अ BTST कैंडिडेट है। 642 का स्टॉप लॉस एंड 668 टारगेट। ठीक है, खैर मार्केट आज हम बंद कर रहे हैं और रिकवरी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप के अंदर आपको अच्छी रिकवरी दिखेगी, क्योंकि ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ ठीक थी, इसलिए रिकवरी आपको मिड कैप स्टॉक्स के अंदर ज़्यादा दिखेगी। दूसरा पॉइंट, क्या निफ्टी की रिकवरी आज मानी जाएगी, क्या इसको देखा जाएगा? हमने आपको सुबह भी ये बात बताई थी कि आज के गैप डाउन के बाद अगर मार्केट एक्सटेंड नहीं करता तो मार्केट जीत जाएगा, यानी कि जो आज के ग्लोबल एक्सपोजर है उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें कोई खास बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जैक्टली वही होता दिख रहा है। निफ्टी ने आज अपने गैप डाउन के बाद नया लो क्रिएट नहीं किया और उसके बाद रिकवर करके सिर्फ 71 पॉइंट का कुल नुकसान दिया है और 25,200 के ऊपर आके क्लोज किया। 25,000 तो अब दूर की बात है। सेम विद द बैंक निफ्टी, वो भी दिखा दो क्योंकि आज उसकी डेरिवेटिव एक्सपायरी है। अगर आज 51,500 पार करता तो आप सेकेंड राउंड की एक रिकवरी, बहुत फास्ट तेज़ रिकवरी जैसे कल आपने देखी थी बैंक निफ्टी पे, वैसे दिखती। क्योंकि ये पार हुआ ही नहीं तो इसलिए प्रीमियम्स को ईट कर लिया गया। ये कॉल्स के प्रीमियम को और पुट्स के प्रीमियम को दोनों को ईट किया गया और वो डेरिवेटिव एक्सपायरी का आज एक कॉल राइटर्स का डे सिद्ध साबित हो गया। और ये जो सीधी सपाट लाइन है ये प्रीमियम ईट करवाने के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ना तो कॉल्स वालों को कुछ मिला ना ही पुट्स वालों को मिला। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो आज FMCG के शेयर्स क्लोजिंग पे अच्छा करके जा रहे हैं। मैरिको, HUL, ये कुछ एक बड़े शेयर्स जो हैं FMCG के, इनफैक्ट इंक्लूडिंग डाबर, अभी एक एक्सपर्ट्स आपको बता रहे थे। एक बार ज़रा FMCG का इंडेक्स भी दिखाना। यस, ये करीब 0.5% ऊपर भी जाके बंद हुआ है। ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा अभी एग्रेशन नहीं आएगा, मार्केट साइडवेज कंसोलिडेशन के साथ बढ़ेगा, नहीं तो ये शेयर आगे नहीं आते। मार्केट का फ्लेवर आगे आता जो एग्रेशन रखता है, तो मार्केट का डिफेंसिव पार्ट आगे आ रहा है। एक और चीज़ डिफेंसिव पार्ट में हुआ फार्मास्यूटिकल्स। एक बार निफ्टी का फार्मा इंडेक्स भी दिखाओ, और फार्मा में ल्यूपिन, इप्का लैब, बायोकॉन, सिंजिन, इस तरह के शेयर्स देखोगे ना आप तो उन सब की भी अच्छी क्लोजिंग मिल रही है। तो हो क्या गया है कि फार्मा और FMCG फिर से आज सेवियर भी हैं और वो क्लोजिंग भी अच्छी करा के जा रहे हैं, इसलिए कल का बहुत एग्रेशन आ जाएगा, उसके चांसेस थोड़े कम लगते हैं। ग्लोबल मार्केट्स भी कैसे क्लोज करता आज और उसके बाद ओपनिंग कैसे मिलती है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, देखना समझना। चलिए मैं आपको आज के टॉप गेनर्स बता देता हूँ। निफ्टी के आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं। मझगांव डॉक आज अच्छा बंद हुआ है, गेनर्स की लिस्ट है, नॉट निफ्टी। इसके अलावा बायोकॉन में आज अच्छी क्लोजिंग मिली है। बर्जर पेंट आज अच्छा बंद हुआ है। HPCL की आज अच्छी क्लोजिंग हुई है। इसके अलावा चोलामंडलम फाइनेंस, कोचिन शिपयार्ड, ये कुछ एक शेयर्स हैं जो आज अच्छे बंद हुए हैं। अगर मैं लूजर्स की लिस्ट में देखूँ जिनके लिए आज दिन अच्छा नहीं था, वो था गॉडफ्रे फिलिप्स, उनके लिए दिन अच्छा नहीं था। फोर्टिस हेल्थ केयर करीब 3% नीचे, BHEL 2.5% नीचे। इसके अलावा बैंक्स का दिन भी आज कुल मिला के, सरकारी बैंक का निजी तौर पर मैं बोलूँगा, उनके दिन ठीक नहीं थे। कैनरा बैंक, इंडियन बैंक दोनों ही आज बाकायदा डेज लो पे जाके बंद हुए हैं। अगर आज एक्टिव शेयर्स की अगर आप सूची देख रहे हैं कि आज जो मार्केट के अंदर एक्टिव रहे, उन शेयर्स में आप फार्मास्यूटिकल्स के शेयर थोड़े ज़्यादा देखोगे, सेक्टोरली अगर आप उसमें देखना चाहते हैं तो कुल मिला के आज मार्केट की क्लोजिंग एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से भी उतनी अच्छी नहीं रही। 1300 शेयर्स आज फिर से डिक्लाइंस पे गए हैं। ये तो बता रहे हैं कि मार्केट के अंदर कंसोलिडेशन पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, लेकिन ये भी बता रहे हैं कि बाज़ार को बहुत जल्दी नहीं है 51,500 को पार करा के 52,000 लाने की या फिर 25,500 तक लेके जाने की। पिछले 3 दिन से ये मैं बोलूँगा, सोमवार, मंगलवार, इंक्लूडिंग फ्राइडे वाला भी जोड़ लो, शुक्र, सोम, मंगल और बुध, आज 3 दिन निपट गए। लेकिन इस 3 दिन में हमने 25,000 तो शुक्रवार को ही पा लिया था, लेकिन उसके बाद का जो तेज़ी है वो सिस्टम में अभी थोड़ी एब्सेंट है। चर्निंग और थेमेटिक व्यू पॉइंट आपको मिल रहा है। क्रूड किस दिन चलता है, किस दिन डिफेंस वाली खबर आती है, किसी दिन कोई खबर आती है, तो वो सेगमेंट दिन भर के लिए एक्टिव हो जाता है बस, या तो फिर कुछ ब्रेकआउट्स ढूंढिए, ये बात रह जाती है। कुल मिला के मार्केट अच्छे स्ट्रक्चर के साथ है, बट जो एक फ्यूरियसनेस चाहिए होती है, एक ज़बरदस्त तेज़ी चाहिए होती है, वो लिटिल बिट थोड़ी एब्सेंट है। अंशुल जैन बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। सुदीप शाह आपका भी शुक्रिया। जतिन भाई शुक्रिया आपका। सुमित जी थैंक यू वेरी मच। आदित्य अग्रवाल आपका भी बहुत शुक्रिया।
आज कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। अंशुल, कोई डिस्क्लोजर है? जल्दी जल्दी बताते जाइए। और ठीक है, सुदीप शाह होंगे। सुदीप, को डिस्क्लोजर देंगे आप? डिम्पी जी, जो भी स्टॉक्स पे हमने डिस्कस किया होगा आज, वो उसमें से कोई स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को शेयर किए होंगे। मेरा पर्सनल इसमें कोई इंटरेस्ट ना कोई पोजीशन से। ठीक है, सुमित मूलचंदानी, आपकी तरफ से डिस्क्लोजर। देखिए, जो भी स्टॉक्स और लेवल डिस्कस की हुई है, अगर आप अपनी पोजीशन बना रहे हैं तो आप अपने कंसल्टेंट को पहले कंसल्ट करके फ्री फ्रेश पोजीशन बनाइए। माइट भी हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किए हो सकते हैं, बाकी मेरी पर्सनल होल्डिंग में कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, आदित्य, आपकी तरफ से? पर्सनल होल्डिंग किसी में भी नहीं है डिम्पी जी। स्टॉक्स जो हमने सजेस्ट किए, रेकमेंड किए और डिस्कस किए, वो क्लाइंट्स को रेकमेंडेड हो सकते हैं। जतिन जी, आप देंगे डिस्क्लोजर? जो भी स्टॉक्स में आज हमने बातचीत की उसमें मेरी पर्सनल कोई भी होल्डिंग नहीं है। हमने हमारे क्लाइंट्स को शायद रेकमेंड किए हो सकते हैं। सो प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एक्टिंग ऑन एनी